हेलो स्टूडेंट, हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए अपने क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो जो सेशन है आपको उसको लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए और हो सके तो आप शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम की, सुपर टेट की, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आगे करते हैं सेशन को। तो इस पर जो सेशन है हमारा ये ज्योग्राफी पर डिपेंड है। ज्योग्राफी क्वेश्चन रखे हुए होंगे, इसमें आपको बताने होंगे इसमें कौन से आंसर इसमें सही होंगे, कौन से गलत होंगे। उसकी जो डिफिनेशन है या उसका डिफाइन उसको भी हम लगातार कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विथ थ्री कंट्रीज नेम नेपाल, भूटान एंड चाइना? तो इसका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। ये क्वेश्चन आपके मैप पर डिपेंड है, क्योंकि मैप जो है, मैप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो मैप से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो मैप है हमारा, यहां पर हम देख पा रहे होंगे मैप में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती हैं। तो मैप आपके सामने रखा हुआ है। तो यहां पर आप देख के बता पा रहे होंगे कि जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य कहां कहां उसकी सीमा टच होती है? नेपाल से, भूटान से और चाइना से। तो ये एकमात्र ऐसा देश, ऐसा राज्य भारत का जो तीन देशों की बाउंड्री टच होती है। और सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगर हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो कौन सा होगा? गोवा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम इसका आंसर सही होगा। सिक्किम के बारे में अगर हम अन्य तथ्य देखें तो सिक्किम जो है 35वां और 36वां संशोधन किससे संबंधित है? सिक्किम से ही संबंधित है। और सिक्किम को उस संशोधन के तहत 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है, यानी कौन सा ऐसा भाग है भारत का जो नॉर्थ में स्थित है? द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। आपको बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल्स, सर क्रीक या फिर किबिथू। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं और हमको कंफ्यूजन के मारे हम उसको गलत कराए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तुरंत दीजिए। हेलो हेलो, हाँ, डी आंसर किसका दिया गया है? किबिथू। डी आंसर इसी क्वेश्चन का आंसर है। एक बार और देख लीजिए, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग पूछा गया है। उत्तरतम यानी जो सबसे नॉर्थ में स्थित है। हमने चर्चा की थी कि अभी भारत में उत्तर, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, यहाँ की जो हमें मैप है वो हमें कंप्लीट होनी चाहिए, तभी हम इसके आंसर दे पाएंगे। और इंडिया का मैप बकायदा कंठस्थ होना चाहिए, ताकि इंडिया से जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो आपके गलत ना होने पाए किसी भी कीमत पर। और जो क्वेश्चन यहाँ पर करवाए गए हैं वो तो बिल्कुल भी गलत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखिए। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं भारत के उत्तरी भाग की। तो उत्तरी भाग यहाँ पर कहीं पर होगा, है ना, क्योंकि ये भारत क्या है? उत्तरतम बिंदु है। और दक्षिणतम बिंदु कहां पर होगा हमारा? ये लैंड के हिस्से हैं। ठीक है, और ईस्टर्न की हम बात करें तो ईस्टर्न कहां पर होगा? ये हिस्सा। और वेस्टर्न की बात करें तो सबसे लास्ट पॉइंट वेस्टर्न का यहां पर आता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमसे यहां पर पूछा गया है, बी आंसर बताया जा रहा है, इंदिरा कॉल्स। हाँ सही है, जिन्होंने इंदिरा कॉल्स बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं हम भारत के चारों पॉइंटों की। देखिए, जो इंदिरा कॉल्स है आपका, ये आपका हो गया नॉर्थन का। ठीक है, इंदिरा पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर पूछा जाए आपसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये आंसर होगा आपका साउथ का होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत की लैंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, तो कौन सा होगा? कन्याकुमारी होगा, क्योंकि ये जो हिस्सा है भारत के लैंड का हिस्सा है। और जबकि जो अंडमान निकोबार है वो कैसा? वो हिमालय का अवशिष्ट भाग है। ठीक है, तो अगर भारत के लैंड हिस्से पूछता है, कन्याकुमारी ऑप्शन दिया गया है, तो आप कन्याकुमारी लगाएंगे। अगर संपूर्ण भारत का पूछा गया है आपसे तो वहां पर आप इंदिरा पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, जो कहां पर है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब बात करते हैं पूर्व की। तो पूर्व में हम देख पा रहे हैं, पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है भारत का? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सूर्योदय का राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले सूर्य किरण अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है।
अब बात करते हैं जो पूर्वी जो बिंदु है भारत का वो कौन सा है, किविथु है, ठीक है। और हम बात करें पश्चिम की तो पश्चिम क्या पड़ता है, सरक्रीक पड़ता है। आप देख पा रहे होंगे सरक्रीक विवाद हाल में चर्चा में रहता है। पाकिस्तान कहता है कि मेरा है, भारत कहता है ये मेरा है, ठीक है। तो है किसका, भारत का ही है, तो भारत का ही ये पश्चिमतम बिंदु है, ठीक है। तो यहां से अगर आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि कौन सा ईस्टर्न है, कौन सा वेस्टर्न है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, तो ये आपसे क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकी समूह है। भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। द जियोलॉजिकल ग्रुप दैट प्रोड्यूस कोल इन इंडिया। इंडिया में हाईली कोयला जो पोता होता है, कोल होता है, वो कहां पर प्रोड्यूस होता है। हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर हमें कोयला मिलता है या फिर नहीं मिलता है, हमें कहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है। अगर हमें इन चीजों की जानकारी है तो हम अगर लॉजिक भी लगाए ना तो हमारा जो आंसर होता है बिल्कुल राइट होता है। कैसे होता है उसकी हम चर्चा अभी करेंगे। पहले आप इसका आंसर दीजिए कि जो कोयला है हमें कहाँ पर मिल सकता है। ऑप्शन दिए गए धारवाड़, विंध्याचल और गोंडवाना और कुडप्पा। क्वेश्चन सेकंड का भी हाँ सही था, इसका आंसर बताइए। भारत में कोयला जो है सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है, आंसर तुरंत दीजिए इसका। देखिए जो कोयला है, कोल की हम बात कर रहे हैं, तो कोल जो हमें मिलता है गोंडवाना लैंड में मिलता है, ठीक है। भारत पर जो सेल बनी हुई हैं उनका एक क्रम है। सबसे पहले बनी हुई थी हमारी आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्याचल, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन। ये आपकी जो भारत में सेल पाई जाती हैं उनके बनने का क्रम है। सी आंसर बताया जा रहा है। हाँ गोंडवाना लैंड बिल्कुल सही है। देखिए ये क्या है, ये आपका सेल, भारत में जिस प्रकार की सेल पाई जाती हैं वो है इनका क्रम। सबसे पहले भारत में आर्कियन युग की चट्टानें बनती हैं, उसके बाद धारवाड़ क्रम की बनती है, उसके बाद कुडप्पा क्रम की बनती हैं, उसके बाद विंध्याचल क्रम की बनती है, उसके बाद गोंडवाना क्रम की बनती है, उसके बाद दक्कन क्रम की बनती है चट्टानें, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले बनी है आर्कियन, ठीक है। तो जो आर्कियन बनी है हाईली टेम्परेचर पर, हाईली प्रेशर पर बनी हुई चट्टानें हैं ये। तो यहाँ पर जो धातुएं पाई जाती हैं वो बिल्कुल ठोस अवस्था में पाई जाती है। हमें सीधी सी बात पता है, जहां पर ज्यादा ताप और ज्यादा दाब होगा वहां पर धातुएं या वस्तुएं क्या होंगी, ठोस अवस्था में पाई जाएंगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कोयला के निक्षेप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं तो कहां पर, गोंडवाना लैंड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर पूछता है धातुएं, यहां पर हमें धातुएं मिलती हैं कहां पर, धारवाड़ क्रम में। धा मतलब धातु याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि धारवाड़ जो क्रम चट्टाने है वहां पर आपके सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा, इस प्रकार चट्टाने यहाँ पर पाई जाती हैं। तो धारवाड़ क्रम पूछता है आपसे मेनली एग्जाम पर, और आपका पूछता है विंध्या और गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब बात करते हैं संगमरमर चट्टानों की। संगमरमर जैसे चट्टाने हैं, सीमेंट जिससे हम बनाते हैं आपके उनके ग्रुप, ये हमें मिलते हैं विंध्याचल में, विंध्याचल श्रेणी की। जैसे आपका राजस्थान में पाई जाती है विंध्याचल श्रेणी, मध्य प्रदेश पाई जाती है, तो वहां पर आप देखेंगे सीमेंट बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर अधिक हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो उनका मटेरियल है वो अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका धारवाड़ क्रम चट्टानें याद रखिएगा जहां से धातुएं मिलती हैं। इसके बाद गोंडवाना क्रम याद रखिएगा। ये दोनों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपकी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग पर जो जवाहर सुरंग बनी है वो निम्न में से किस दर्रे से संबंधित है, किस दर्रे से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए बनिहाल, काराकोरम, जोजिला या फिर नाथुला। द जम्मू कश्मीर रोड passes थ्रू द जवाहर टनल। जवाहर टनल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस। किस पासेस से संबंधित है जवाहर टनल, इसका आंसर बताइए तुरंत। ऑप्शन है बनिहाल, काराकोरम, जोजिला या फिर नाथुला। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो जवाहर सुरंग की बात की जा रही है, जवाहर सुरंग जो बनी है आपकी बनिहाल दर्रे में बनी है। और ये बनिहाल दर्रा जो है आपका कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए पासेस यानी दर्रे होते क्या हैं, दर्रे होते हैं कि जहां से हमें निकलने की या गुजरने की जगह हमें मिलती है। जैसे मान लीजिए आपकी पहाड़ी है,
ठीक है। अब ये पहाड़ी के पास अगर एक और पहाड़ी है तो ये जो हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है यहां से हम गुजर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये आपके लिए पास बना हुआ है, यानी वहां से आप गुजर सकते हैं। ए आंसर बताया जा रहा है, हाँ ए आंसर बने, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए 3 का सी, ये चौथा क्वेश्चन है, इसका बताइए, इसका ए आंसर होगा। ठीक है, बनिहाल। देखिए बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग बनी हुई है। जो बनिहाल दर्रा है ये आपको जम्मू कश्मीर को ये किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है निम्न में से दर्रा कौन सा दर्रा कहां पर स्थित है, तो बनिहाल आपका जम्मू कश्मीर में होगा, कराकोरम आपका दर्रा भी जम्मू कश्मीर में होगा। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है कराकोरम। ठीक है, कराकोरम श्रेणी भी है भारत में, वो भी भारत की सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जोजिला, जोजिला पास भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नाथुला, नाथुला और जयलेपला जो दर्रे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये दर्रे जो है कई बार एग्जाम पूछे गए, नाथुल और जयलेपला, ये दोनों दर्रे आपके कहां पर है, सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम की चर्चा भी हमने की भी थी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में किसका भाग हैं। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं, इसका ये भी पता होना चाहिए आपको, और किसका हिस्सा है ये भी पता होना चाहिए आपको। ए आंसर बताया जा रहा है, हिमालय का नहीं। सेशन को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि जो आप जुड़े हुए लोग हैं उनको भी लाभ हो इसका। देखिए गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहां पर है, पहले इसकी चर्चा हम करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे भारत का मैप है, और भारत के मैप में इसकी स्थिति कहां पर है, मेघालय में। ये है मेघालय राज्य। ठीक है, मेघालय में किसकी स्थिति है, गारो खासी जयंतियां इन पहाड़ियों की स्थिति है। और ये फेमस किस लिए है पता है, ये फेमस इसलिए है सिक्किम में है, सिक्किम में नहीं है, इसका आंसर दीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, तो ये गारो खासी जयंतियां कहां पर है, मेघालय में स्थित है। और मेघालय में कुछ इस तरह की आपने चूल्हा देखा होगा, जो मिट्टी का बना हुआ चूल्हा होता है, उस प्रकार से कुछ इनकी स्थिति है। और ये पहाड़ियां जानी जाती हैं अपनी वर्षा के लिए। आपने सुना होगा कि जो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिन राम, वो कहां पर स्थित है, मेघालय में स्थित है। मेघालय में क्यों स्थित है, क्योंकि मेघालय पे इन पहाड़ियों की स्थिति कुछ इस प्रकार की है, जब भी यहाँ पर बादल आते हैं तो कुछ इस तरह से फंस जाते हैं और यहाँ पर ही लगातार वर्षा करते रहते हैं। इस प्रकार से स्थिति होने के कारण वहां पर क्या है, वर्षा 12 महीना होती रहती है। और भारत का यानी विश्व तक का यहाँ पर सर्वाधिक स्थान है कि सबसे अधिक वर्षा वाला यह स्थान माना जाता है। अब बात करते हैं गारो खासी जयंतियां कहां पर स्थित है, तो मेघालय में स्थित है, इसके हमने चर्चा कर ली। लेकिन कहता गारो खासी जयंतियां किस पहाड़ी का हिस्सा है, हिमालय का है या फिर दक्कन का पठार का है या फिर शिवालिक का है या फिर उत्तरी मैदान का है। अब आप कहेंगे कि हिमालय की स्थिति यहां पर है, तो सीधी सी बात है हिमालय का हिस्सा होगा, लेकिन नहीं, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है आपके दक्कन के पठार का। ये सुनकर आपको आश्चर्य इसलिए होगा क्योंकि दक्कन का पठार तो यहां पर स्थित है ना, तो ये हिस्सा यहां पर ऐसे कैसे है। देखिए इसकी एक काफी बड़ी कहानी है जिसकी हम चर्चा जब पार्ट को जब हम पढ़ेंगे, जब हम अपना सिलेबस कवर करेंगे तब हम उसको कवर करेंगे। थोड़ी यहाँ पर आपको इशू दे देते हैं कि जब भी ये भारत का जो पठारी हिस्सा है यानी दक्षिणतम जो भाग है, ये हिस्सा जब आपकी यूरेशियन प्लेट से टकराता है, टकराने के बाद कुछ हिस्सा इसका टूट जाता है और ये पूर्व की तरफ चला जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर आपका मालदा गैप बन जाता है, क्या बन जाता है, मालदा गैप, मालदा गैप बन जाता है, जिससे फिर आकर गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियां उस स्पेस को भर देती हैं। इस कारण यहाँ पर आप देखते होंगे जो वेस्ट बंगाल है आपका, जो बांग्लादेश है, ये पूर्णतः समतल है। ठीक है, क्योंकि ये मैदान जो बने हुए हैं ये नदियों के निक्षेप से बने हुए हैं। और जबकि जो पहाड़ी है वो किसका हिस्सा है, वो हिस्सा है आपकी भारत के दक्षिण पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही होगा, यानी दक्कन का पठार इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नागा मेघालय, हाँ मेघालय बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है
जो नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह नदी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन दिए गए आपके पास, महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा और कावेरी। तो ऑप्शन बताना है, आप ऑप्शन आंसर बताना है आपको। वह नदी, द रिवर विच फ्लो थ्रू द फॉल्ट वैली। ये जो क्वेश्चन है आपका कई बार आपसे घुमाकर पूछा गया है। अभी देखिए हम आपसे पूछेंगे तो आप इसका आंसर बताइएगा। तो पहले इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर सही? नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह है महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा या फिर कावेरी। तुरंत इसका आंसर बताइए, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, ये नहीं वो बच्चा भी करता है जो बच्चा पहली बार बैठा होगा, जो ये नहीं सोचता होगा मुझे एग्जाम क्रॉस करना या नहीं करना, ये वो बच्चा भी करता है। इसलिए अगर आपको एग्जाम क्रॉस करना है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, इसका आंसर जरूर करें। बी आंसर बताया जा रहा है नर्मदा। हाँ बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी जो है आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, फॉल्ट वैली है। देखिए महानदी जो है आपकी ये पूर्व में बहती है, नर्मदा नदी ये आपकी मध्य भारत की नदी है, स्वर्ण रेखा ये भी मध्य भारत की, कावेरी आपकी दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। लेकिन नर्मदा नदी जो है आपकी भ्रंश से होकर बैठती है। भ्रंश से होकर बहने वाली और नदियों का नाम है आपकी सोन नदी और ताप्ती नदी। अगर आपको नर्मदा ना दे, सोन दे दे, ताप्ती दे दे, तो वे आंसर भी आपके बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। ए आंसर जो बता रहे हैं महानदी, महानदी नहीं बहती है भ्रंश से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा, सोन, ताप्ती, ये तीनों नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश से होकर बहती हैं, ठीक है। और तीनों क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, यानी मध्य प्रदेश से इनका निगमन होता है, ठीक है। महानदी जो है आपकी ये उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। इसके बाद स्वर्ण रेखा जो है आपकी, ये आपकी जो नदी है ये आपकी छत्तीसगढ़ में बहती है। इसके बाद जो कावेरी नदी है आपकी, कावेरी नदी आपकी कई राज्यों में बहती है, जैसे हम बात करें तमिलनाडु है, आपका कर्नाटक है। इसके बाद कावेरी जो है आपकी दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत गंगा। अब देखिए एक नदी है गोदावरी, गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा, ठीक है। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा। देखिए इसे दक्षिण गंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जल जो होता है शुद्ध होता है, पानी पीने योग्य होता है, ठीक है। जबकि गोदावरी की नदी का जो है जल है वो वर्तमान में स्थिति उसकी शुद्ध नहीं है, इसलिए उसका पानी जो है पीने योग्य नहीं है, इसलिए उसे बोलते हैं दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिमालय पार से नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी? ऑप्शन दिए गए सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा। द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अक्रॉस द हिमालय आर, मतलब हिमालय को जो पार करके नदियां निकलती हैं वे कौन सी नदियां हैं? ऑप्शन आपके पास सामने दिए गए, तुरंत इसका आंसर बताएं। ऑप्शन दिए गए तो जल्दी से बता दें, ठीक है। 3 नदियां हैं, तीनों नदियां आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हिमालय पार से निकलने, अगर मान लीजिए ये हमारा हिमालय है, ठीक है। अब कहता है हिमालय पार से निकलने वाली नदियां हैं, मतलब हिमालय के इस तरफ से नहीं निकलती हो, वो उस तरफ से निकलकर भारत में प्रवेश करती हो, ऐसी कौन सी नदियां हैं? तो ऑप्शन जो दिए गए हैं सतलज, सिंधु, गंगा। चलिए सतलज को मान लेते हैं निकलती है, सिंधु को मान लेते हैं निकलती है, लेकिन गंगा तो कहाँ, अपने उत्तराखंड में बनती है ना, उत्तराखंड में बनती है, देवप्रयाग में, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। तो ये ऑप्शन अब क्या है? गलत हो जाता है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र यहां से निकलती है, यहां चली जाती है, सिंधु नदी निकलती है, ठीक है, और सतलज निकलती है। हाँ तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं वो गलत है। देखिए जहां जहां पर गंगा होगा वो तो होगा ही नहीं, वो तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि गंगा का उद्गम कहां से होता है? गंगा का उद्गम तो उत्तराखंड से होता है ना, और उत्तराखंड कहां पर स्थित है? हिमालय के साउथ में स्थित है। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? बी सही होगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ये आपका हिमालय है। अब हिमालय के पार से निकलने वाली नदियां पूछ रहा है ना, तो हिमालय के पार से आपकी सिंधु ने आती है, सतलज आती है और आपकी ब्रह्मपुत्र आती है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया है कि भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो तीनों हिमालय खंड को काट कर आती है? तो सतलज उसका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। हाँ सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये राइट आंसर होगा, बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है।
अब देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये टी सांगपो नदी के नाम से निकलती है यहाँ पर, ठीक है, तिब्बत में कहलाती है। इसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो वो वहां पर दिहांग नाम से जानी जाती है। उसके बाद जब भारत में असम प्रदेश में आती है दिहांग के मिलने से फिर वो क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है, ठीक है। फिर जब बांग्लादेश में जाती है तो वहां पर उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हम जमुना बोलते हैं, ठीक है। जमुना मुकारने के बाद फिर वो गंगा से मिल जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का निर्माण करती है। इसी प्रकार से सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी भी आपकी यहां से निकलती है पार हिमालय से। उसके बाद फिर भारत में बहते बहते पाकिस्तान में चली जाती है और लगभग भारत में 1000 या 1200 किलोमीटर तक ही उसकी लंबाई हो पाती है। उसके बाद वो पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है, और वो वहां फिर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सतलज की। तो सतलज जो नदी है आपकी तीनों हिमालय को काट कर आती है और भारत में बहती है। भारत में बहते बहते फिर वो जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है और उसकी सहायक नदी का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीनों नदियां हैं ना, तीनों भारत की विशाल नदियां हैं। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से अगर पुटअप होता है जो काफी लोग गलत कराते हैं। कहता है अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इसका आंसर बताएं। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर पूछे भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए अगर आपसे पूछता है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो इसका आंसर क्या होगा, और भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो इसका आंसर क्या होगा। अगर पूछता है आपसे पहला क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी, तो यहां पर आप गंगा आंसर लगाएंगे, ठीक है, गंगा यहां पर आपका सही होगा। इसका कहने का मतलब है जो भारत में ही उत्पन्न होती हो नदी। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे बड़ी नदी, यानी कहीं से भी वो ओरिजिनेट होती हो लेकिन भारत में बहती हो, तो कौन सा इसका आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र सही होगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र है, दक्षिण का पठार, पूर्वी तटीय प्रदेश, अरावली का पश्चिमी भाग, मध्य गंगा का मैदान। विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन ड्राई रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया में ड्राई रीजन कौन कौन से हैं? साउथर्न प्लेट्यू, ईस्ट कोस्ट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली, मिडिल गंगा प्लेन। देखिए भारत के नक्शे में अगर हम बात करें तो जो भारत में सूखा प्रदेश है ना वो है आपका दक्षिण का पठारी भाग यानी साउथर्न प्लेट्यू। इसका आंसर क्या होगा, ए सही होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो प्लेट्यू का हिस्सा है क्या होता है, जब भारत में मानसून आता है तो यहाँ पर पश्चिमी घाट पड़ता है। पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियों से टकराने के बाद यहाँ पर आपका मानसून वर्षा कर देता है। लेकिन जो ये हिस्सा है भारत का जिसे हम हॉकी स्टिक एरिया भी बोलते हैं, हाँ सी आंसर बता रहे हैं इसका, सी आंसर इसका अरावली भाग गलत होगा आपका। ज्योति तिवारी इनका आंसर जो सी बता रही है सी गलत होगा, ठीक है। अरावली का पश्चिमी भाग नहीं होगा। देखिए अरावली के पश्चिमी भाग में वर्षा होती है हल्की सी, ठीक है। लेकिन जो पूछा क्या कर रहा है, मुख्य सूखा भाग पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर मुख्य सूखा भाग पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हॉकी स्टिक एरिया बनता है यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, यहाँ पर आपके सवाना टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। जबकि हम बात करते हैं अरावली की, तो अरावली का जो ये एरिया है ना यहाँ पर वर्षा हल्की हल्की हो पाती है, ठीक है। जबकि जो अरावली का जो राजस्थान का सबसे वेस्टर्न वाला हिस्सा है वहां पर वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है। तो वहां की हम बात नहीं कर पा रहे हैं, हम अरावली से पश्चिम एरिया की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, जो ये हॉकी स्टिक एरिया होता है यहाँ पर आपका सवाना टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, यहाँ पर सूखी झाड़ियां से पाई जाती हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो तो रेगिस्तानी एरिया हो गया फिर, ठीक है, वहां की हम बात नहीं कर रहे हैं। ए आंसर बता रहे हैं कुछ लोग, दक्षिण पठारी, हाँ दक्षिण पठारी भाग होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सवाना क्लाइमेट का, यहाँ पर हम वर्षा की बात कर रहे हैं इसका मतलब, ठीक है, कुछ वर्षा होती है यानी कि, ठीक है। तो जो ये वर्षा का वाला क्षेत्र नहीं है यहाँ पर आपकी एक भी वर्षा नहीं हो पाती है। जो मानसून होता है वो पहाड़ी से नीचे उतरता नहीं है, पहाड़ी से ऊपर उतरकर फिर वो क्या होता है वहां पर वर्षा कर देता है। इसलिए जो आपका
दक्षिण का पठारी भाग है ये आपका सूखा प्रधान प्रदेश माना जाता है, क्योंकि पूर्वी तटीय प्रदेश पर वर्षा होती है। अरावली के पश्चिमी भाग पर, अरावली के जो पश्चिम भाग पर हल्की सी वर्षा होती है, ठीक है। लेकिन जो मेन क्षेत्र है आपका, हम मैप में देखते हैं, मैप में आपको समझाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डाउट वाला बन जाएगा नहीं फिर। देखिए अरावली की पहाड़ी ये है आपकी, ठीक है। तो अरावली अब बिल्कुल सीधी है, ठीक है। तो क्लाइमेट जो आपका आता है ये यहां से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो पश्चिमी हिस्सा है यहां से कुछ ना कुछ तो टकराता है ना, कुछ ना कुछ हल्का हल्का टकराता है जो बूंदाबांदी कर देता है। लेकिन जो ये एरिया है आपका, जो रेगिस्तानी एरिया है, यहां पर एक भी वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है आपका, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में मुख्य सूखा क्षेत्र है। तो सूखा क्षेत्र आपका ये वाला एरिया है, कौन सा, ये वाला एरिया, ये आपका एरिया सूखा क्षेत्र होता है। और जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका रेगिस्तानी एरिया है वो तो बिल्कुल ड्राई ही है, वहां पर वर्षा का कुछ नामो निशान भी नहीं होता, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड कहां पर है, वाराणसी, लखनऊ, मैसूर या फिर बेंगलुरु। सिंगल लाइन क्वेश्चन है, इसका आंसर तुरंत बता दीजिए। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पर है, वाराणसी में इसकी स्थिति है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है। सागौन का वन महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कहता कहां पर पाया जाता है, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर कर्नाटक का रीजन ए। ये पिछले वाले क्वेश्चन का है आंसर, हाँ सही है। इसका आंसर बताइए, निम्न में से राज्यों में कहां पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। हाँ सभी के आंसर सही है। इसका आंसर बताएं, भारत में निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वृक्ष पाया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में सागौन का जो वृक्ष है वो किस टाइप का है, तो आप बता पाएंगे। ऑप्शन आ रहा है बी उत्तर प्रदेश, गलत है, ये बी आंसर इसका गलत है, ठीक है। ए आंसर जो लोग बता रहे हैं उनका सही है, मध्य प्रदेश। देखिए सागौन के वृक्ष कैसा है आपका, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में वृक्ष पाए जाते हैं कई प्रकार के, आपके उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन वृक्ष, ठीक है। आपके मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, आपके सदा हरित वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो भारत में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सागौन की, तो सागौन कैसा है आपका, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है, ठीक है। तो कैसा उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है, डी आंसर। कर्नाटक इसमें बिल्कुल नहीं होगा, रागनी जी और छाया राज, इनका आंसर गलत होगा, कर्नाटक भी है। देखिए कर्नाटक में क्या होता है, कर्नाटक में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागौन का वृक्ष वन पाया जाता है। तो देखिए एमपी में क्या है, मध्य प्रदेश में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे कैसे क्वेश्चन ये जो डाउट वाले पूछता है ना कभी कभी, तो जिन्हें लोग फिर कोर्ट ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसमें आप ये देखिए, आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है जहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। अब हम बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश में किसी की खेती नहीं होती है, तंबाकू उत्पादन नहीं होता है, होता है। क्या उत्तर प्रदेश में फल नहीं उगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। लेकिन फिर हम क्यों जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में केला नहीं होता है, होता है। तो फिर हम क्यों बात करते हैं केरल की, तो ऐसा नहीं है। यहां पर वो चीज पूछी जा रही है जो सर्वाधिक है, ठीक है। कैसे, भारत में निम्न राज्यों में किसमें सागौन का वृक्ष पाया जाता है, इसका मतलब उसकी अधिकता पूछी जा रही है, जहां पर उसकी अधिकता उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश ही आंसर इसका सही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश आपका उष्णकटिबंधीय प्रदेश में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए ही सही होगा। कर्नाटक में पाए जाते हैं ऐसी कोई बात नहीं, भारत में हर एक वनस्पति है कहीं ना कहीं जरूर पाई जाती है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं कि हम कोई भी लगा दें, ठीक है। अगर हम पूछ लेते हैं यहाँ पर भारत में केले का उत्पादन कहां पर होता है, ऑप्शन रख देते तो सभी आंसर सही नहीं होते ना, केला ही जो केरल होता वो सही होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश ही सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। तो इसका आंसर बताएं।
देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका आंसर प्रधानमंत्री सही होगा। देखिए जो कुछ संस्थाएं हैं जिनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनको आपको याद रखना। जैसे आपका नीति आयोग एक पूछा जाता है बहुत, है ना, तो इसका भी प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखिए कि किन किन संस्थाओं के जो प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए यहां पर पूछा जा रहा है आपसे, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री इसका आंसर होगा। ठीक है, बी आंसर आप गलत लगा रहे हैं। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो वर्तमान में है, वर्तमान में बहुत सारी चीजें जो हैं किस पर डिपेंड है, आपके प्राकृतिक स्रोत पर डिपेंड है। ज्योति तिवारी जी ने बी लगाया है, बी आंसर इसका नहीं सही होगा, ए यानी प्रधानमंत्री सही होगा। राही सिंह, रागनी जी, छाया राज ए आंसर लगाएं, ए आंसर वाले सही है। ठीक है, इसका आंसर तुरंत बताएं। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में कहां किया जाता है। अब देखिए प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहां कहां किया जाता है। अब यहां पर आपको यह बताना है कि अधिकतम में कहां किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी। गुजरात तट लगाया गया है, ठीक है, आगे आंध्र प्रदेश तट है, गुजरात तट है, मुंबई हाई है, तमिलनाडु तट है। यहां पर आप बात ध्यान रखिएगा, अधिकांश की हम बात कर रहे हैं, अधिकांश की, अधिकांश की यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर देखिए आंध्र प्रदेश का तट होगा केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। गुजरात से भी तट का उत्पादन होता है, मुंबई हाई से भी गैस का उत्पादन होता है, लेकिन केजी जो बेसिन है वो प्रमुखता गैस के लिए है। ठीक है, प्रमुखता गैस के लिए केजी बेसिन। आंध्र प्रदेश तट में है केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी का बेसिन। अब देखिए मुंबई हाई से भी गैस का उत्पादन होता है, गुजरात में भी होता है, तमिलनाडु में नहीं होता है। मुंबई में 176 किलोमीटर दूर पर मुंबई हाई है, जहां पर हम पेट्रोल का उत्पादन करते हैं। वहां पर से भी गैसें निकलती हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं निकलती हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो केजी बेसिन है वहां पर से आपका जो अधिकांश प्राकृतिक गैस है वो निकाली जाती है। अधिकांश की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बात की कि गुजरात में भी गैस निकलती है, मुंबई में भी गैस निकलती है, लेकिन अधिकांश की हम बात कर रहे हैं। जो केजी बेसिन है आपका, वो आपका मेनली किस पर डिपेंड है, वो आपका गैस पर ही डिपेंड है। गैस की वहां पर अधिकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके डाउटफुल वाले मत बनाइएगा, बिल्कुल उन पर राइट मतलब सही तरीके से उनके आंसर आप नोट करिएगा। ताकि देखिए अगर यहां से आप पूछ लेता है पेट्रोलियम का उत्पादन, तो पेट्रोलियम का उत्पादन आपका मुंबई हाई यहां पर सही होता है। ठीक है, मुंबई हाई बिल्कुल सही होता है, लेकिन यहां पर हम प्राकृतिक गैस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, गैस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए कौन से आंसर पर कौन सा आंसर लगाना है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य है। अब देखिए अधिकतम चर्चा कर रहा है यहाँ पर, जिप्सम का उत्पादन कहां पर अधिक होगा। हमने बताया था कि जिप्सम जो है आपकी कहां पर अधिक होगा, अभी हमने हाल ही में चर्चा की थी ऐसे क्वेश्चन की, तो उसका आंसर तुरंत बताएं। गुजरात मुंबई वहां से भी गैस का उत्पादन होता है, बताया हमने अभी आपको, लेकिन अधिक मात्रा में पूछा गया है आपसे। ठीक है, जो कि केजी बेसिन है पूर्वी तट में, यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन। इसका आंसर बताएं। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य है बिहार, झारखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। डी जिन्होंने लगाया है उनका गलत है, बी झारखंड वाला भी गलत है, एमपी राही सिंह ने एमपी लगाया है, एमपी मध्य प्रदेश ये भी गलत है। अभी देखिए जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादन, हाँ राजस्थान, रागनी जी ने लगाया है राजस्थान, सी आंसर इसका सही है। हमने बताया था अभी आपको, देखिए ये है आपका मैप। हमने अभी चर्चा की थी कि जो आपकी विंध्याचल जो रेंज है वो यहां पर ऐसे पाई जाती है।
ठीक है, यहाँ पर ये पाई जाती है। तो जो ये रेंज है यहाँ पर राजस्थान राजस्थान में सबसे वाइड एरिया फैला हुआ है, इसलिए राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जिप्सम का उत्पादन राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर आपका एमपी है। ठीक है, तो अगर आपसे पहला पूछता है तो पहला इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान इसका सर्वाधिक होगा, सी। झारखंड किसी भी कीमत पर नहीं होगा क्योंकि वहां पर कोई रेंज है ही नहीं, वहां पर कोई भी पहाड़ी है ही नहीं। और जिप्सम को तो पता हम पहाड़ी के आसपास वाले क्षेत्रों में करते हैं, क्योंकि जिप्सम को बनाने के लिए पहाड़ियों की छोटी छोटी चट्टानें होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर राजस्थान सही होगा। अगर राजस्थान ऑप्शन पर नहीं होता तो आपका मध्य प्रदेश आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लगभग हमारे 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करे रहिए। इसके बाद कहता है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। लघु उद्योग की चर्चा की जा रही है, सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। ऑप्शन दिया जा रहा है बी, हथकरघा। हाँ बिल्कुल सही है, हथकरघा उद्योग भारत का लघुत्तम जो सबसे बड़ा उद्योग है वो है। लघुत्तम उद्योग क्या होते हैं, लगभग आपके 5 लाख की कीमत पर स्थापित की जाते हैं और आपके लगभग 10 से 12 जो सहायक होते हैं उनके उनके साथ आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे उद्योग कहलाते हैं आपके लघु उद्योग। बी आंसर वाले यानी छाया राज, बबीता वर्मा, राही सिंह बिल्कुल सही है। छाया राज बिल्कुल सही है। आपने बी जो जिन्होंने लगाया है बी आंसर हथकरघा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो लघु उद्योग है वो आपका हथकरघा है। इसमें आपकी हैंडमेड चीजें आती हैं। ठीक है, ज्योति तिवारी जी आपका भी बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी किसे कहते हैं। ऑप्शन है मुंबई, कोयम्बटूर, बंगलुरु या फिर कोचीन। विच इज नोन एज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, तुरंत आंसर इसका आंसर बताएं। हाँ तो जो बी बता रहे हैं, बी बी पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था, इसका आंसर बताइए। हाँ जो सी बता रहे हैं बंगलुरु, बंगलुरु इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बंगलुरु को हम भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी बोलते हैं। हाँ बंगलुरु वाले सही है, राही सिंह बिल्कुल सही है आपका। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी जो है वो बंगलुरु कहते हैं, क्योंकि बंगलुरु कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, यहां पर भी आपका इसरो का मुख्यालय भी है। ठीक है, और इसरो के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि कितना प्रमुख संस्था है भारत के लिए। जी रागनी जी बिल्कुल आपका सही है। बबीता वर्मा सी भी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे जो बंगलुरु है वो फेमस है आपके इसरो संस्था के लिए। इसरो का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, बंगलुरु में है, इसलिए वो जो राजधानी है जो आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बंगलुरु कहां पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, और वहां पर भी आपका इसरो का मुख्यालय है। ठीक है, इसलिए वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आती है, वो जो भी जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन बनती है वहां पर आपका इकट्ठा होकर फिर पूरे भारत में संचालित की जाती है, क्योंकि वहां पर जो आपकी संस्थाएं हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से पूरे भारत में उसका प्रचार करती हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जोड़ती है। हमको भारत के जो नेशनल हाईवे हैं वो पता होना चाहिए। लगभग आपको 5 जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वो पता होना चाहिए आपको। और सबसे बड़ा कौन सा है ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। तो इसका आंसर बताइए, भारतीय राजमार्ग संख्या 5 किसे जोड़ता है। ऑप्शन दिए गए दिल्ली को मुंबई से, वाराणसी को बंगलुरु से, कोलकाता को मुंबई से, चेन्नई को कोलकाता से। जो नेशनल हाईवे होते हैं उनकी देख रेख सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सी आंसर, सी आंसर। जो लोग सी आंसर दे रहे हैं कोलकाता को मुंबई से, इसका आंसर नहीं है ना। अगले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 किसे जोड़ता है। मैप में देखते हैं कहां कहां से जो नेशनल हाईवे हैं गुजरते हैं। देखिए यहां पर हमसे बात कर रहा है नेशनल हाईवे 5 की। ठीक है, नेशनल हाईवे 5 की बात कर रहा है। तो जो पहला है आपका, पहला आपका आता है आपका पंजाब से होते हुए, दिल्ली होते हुए आपका
पहला नेशनल हाईवे आता है। इसके बाद दूसरा जो आपका आता है दिल्ली से होते हुए कहां जाता है, कोलकाता तक जाता है, ठीक है, जिसे हम एक नेशनल हाईवे 1 और 2 को मिलाकर हम बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। डी आंसर जो बता रहे हैं चेन्नई से कोलकाता, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, चेन्नई से कोलकाता बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला जो है आपका, दूसरा जो है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं, जो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तब से ही इसका निर्माण चालू है और तब से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। रागनी जी, छाया राज, बबीता वर्मा, डी आंसर दे रही है, बिल्कुल सही है इसका आंसर। इसके बाद हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा जो आपका हाईवे है वो आगरा से होते हुए मुंबई तक जाता है, ठीक है, तीसरा हो गया। चौथे की हम बात करते हैं तो वो ये आपका थाने से होते हुए, महाराष्ट्र के थाने से होते हुए जाता है चेन्नई तक, ठीक है, तो ये आपका हो गया चौथा। इसके बाद पांचवें की बात करते हैं तो चेन्नई से होते हुए ये जाता है कहां पर, कोलकाता तक, तो ये आपका पांचवा नेशनल हाईवे हो गया। नेशनल हाईवे देखिए पूरे जितनी भारत में सड़कें बनी हुई हैं उसका लगभग 2% हिस्सा है नेशनल हाईवे, लेकिन लगभग 40% इसमें साधन चलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो नेशनल हाईवे, इसमें एक और क्वेश्चन पुट अप होता है आपका, कभी नेशनल हाईवे NH7 सबसे लॉन्गेस्ट रूट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में कौन सा है, इसका आप आंसर कमेंट के माध्यम से बताएं। वर्तमान में सबसे जो बड़ा मार्ग है भारत का, वह कौन सा नेशनल हाईवे है, यहां पर कौन सा नेशनल हाईवे, इसका आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं कमेंट के माध्यम से। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देश का सबसे बड़ा, सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन है कांडला, कोच्चि, कोलकाता या फिर विशाखापट्टनम। इसका भी आंसर दें। NH44 रागनी जी बिल्कुल सही है। RV स्मार्ट SST बिल्कुल सही है। छाया राज सबका हाँ बिल्कुल सही है। NH44 जो है भारत का सबसे लंबा हाईवे हो गया है, ठीक है, और ये लगभग आपका कई राज्यों से गुजरता है और लगभग आपका 3000 या 3700 किलोमीटर तक लंबा ये मार्ग है, ठीक है। इसके बाद हम बात अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देश का सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में कौन सा है? क्वेश्चन ये भी पूछता है आपसे बंदरगाहों से कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह आपका पश्चिमी तट पर है। जो इसका आंसर दे रहे हैं डी बिल्कुल सही है, ठीक है। डी कहां पर स्थित होगा? ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित होगा। आंध्र प्रदेश कहां पड़ता है? भारत के पूर्वी तट में पड़ता है, ठीक है, ये है आपका आंध्र प्रदेश। तो विशाखापट्टनम में जो बंदरगाह है वह है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। हम बात करते हैं कांडला की, तो कांडला कहां पड़ता है? ये आपका गुजरात में पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। और ये कैसा आपका, ये आपका ज्वारी बंदरगाह है, ज्वारी बंदरगाह है। ज्वारी बंदरगाह वे बंदरगाह होते हैं जो ज्वार आने पर उन पर पानी आता है फिर उनका यूज करते हैं, ठीक है। तो जो आपका ज्वारी बंदरगाह है और एक आपका पश्चिम बंगाल में बंदरगाह है, ठीक है, तो वे आपका कोलकाता बंदरगाह है। ये आपका क्या, ये आपके ज्वारी बंदरगाह है। इसके बाद कोच्चि जो है आपका, ये आपका केरल में पड़ेगा। इसके बाद हम विशाखापट्टनम की बात करते हैं, तो विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे पूछ लेता है आपसे बंदरगाह, जैसे आपका मुंबई का मुंबई बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है, हाँ बिल्कुल सही है जी, RB स्मार्ट SST बिल्कुल सही है, आप बता रहे हैं पूर्वी तट का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम में जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद देखिए कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का बंदरगाह है ना। तो पूर्वी तट में कौन कौन से आएंगे आपके, एक कोलकाता बंदरगाह आएगा और विशाखापट्टनम बंदरगाह आएगा। अगर पूछ लेता निम्नलिखित में से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आपका पश्चिमी तट का बंदरगाह है, तो आपका कौन सा होगा? कांडला बंदरगाह और आपका कोच्चि बंदरगाह होगा, ठीक है जी। जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर दीजिए, फिर हम आकर जरूर मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन है 11 जुलाई, 23 सितंबर, 24 अक्टूबर या फिर 1 दिसंबर। तो कहता है जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जनसंख्या दिवस
जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई, कितनी? 5 अरब, तब से हम क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ये आपकी 11 जुलाई 1987 को जनसंख्या कितनी हो गई थी? आपकी 5 अरब पहुंच गई थी। तब से यूएनओ के द्वारा 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाँ 11 जुलाई बिल्कुल सही है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल्दी से अपने 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, आप बने रहिए और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जो आप जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इस सेशन का लाभ मिल सके। ठीक है, हाँ बिल्कुल 11 जुलाई वाले बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। भारत में बिहार की जनसंख्या है, देखिए जनसंख्या से आपके 1-2 क्वेश्चन पुट जरूर होते हैं। 11 जुलाई बिल्कुल सही है, इसका आंसर दीजिए जो वर्तमान में क्वेश्चन चल रहा है। भारत में बिहार की जनसंख्या है, सर्वाधिक है या फिर दूसरे नंबर पर है या फिर तीसरे नंबर पर है या फिर चौथे नंबर पर है, इसका आंसर दें। ठीक है, बबीता वर्मा, आरपी स्मार्ट ए बिल्कुल दे रहे हैं सर्वाधिक। बिहार में जनसंख्या सर्वाधिक है क्या? बिहार में जनसंख्या सर्वाधिक नहीं है, इसका आंसर दें जो वर्तमान क्वेश्चन चल रहा है। शिवानी पटेल ए आंसर दे रही है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है ये, इसका आंसर है ये। ठीक है, ए आंसर पिछले वाले क्वेश्चन का है, जो वर्तमान में क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर दें। भारत में बिहार की जो जनसंख्या है वो किस नंबर पर है? देखिए जो वर्तमान की स्थिति हम देख पा रहे हैं, तो वर्तमान में सबसे जनसंख्या कहां पर देखने को मिलती है? हमको यूपी में मिलती है। ठीक है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में मिलती है, उसके बाद फिर हमको बिहार में मिलती देखने को। तो क्या होगा? भारत में बिहार की जनसंख्या तीसरे नंबर पर सबसे अधिक है। क्या आंसर होगा? सी आंसर का सही होगा। ये ए आंसर दे रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो यूपी की ही है। राही सिंह, अब आया है आपका आंसर बिल्कुल सही, सी आंसर। ठीक है, तीसरे नंबर पर बिहार की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत में कहां पर तालाबों से सिंचाई की जाती है? आपके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, लगभग 2 या 3 और क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी इस सेशन को कंप्लीट करिए। भारत में कहां पर तालाबों से सिंचाई की जाती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर इन सभी में? तो देखिए हमने चर्चा की थी कि जो भारत का जो प्लेटिव एरिया है वहां पर क्या होता है कि प्लेटिव एरिया है वहां पर समतल मैदान नहीं है, इसलिए वहां पर गड्ढे बने हुए हैं, जिस कारण वहां पर तालाबों की स्थिति बनी रहती है और तालाब ही बनाए जाते हैं नेचुरल तरीके से। फिर वहां पर सिंचाई की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सभी किसके? दक्षिण भारत के हिस्से हैं, इसलिए इन सभी में तालाबों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, यहाँ पर नहरें निकालना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर नदियां तो हैं लेकिन समतल मैदान नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या पठारी चीजें पड़ती हैं, पठारी होने के कारण यहाँ पर लोग तालाब बना लेते हैं, जिससे तालाब सूखते भी नहीं है और उनका पानी जो है जमीन एब्जॉर्ब भी नहीं करती है। तो डी आंसर जो लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही है, इसका आंसर बबीता जी, रागनी जी, आरपी स्मार्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग के लगभग 20 क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं। अब 20 क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट के माध्यम से पूछें या फिर आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं टीचर से। जिस टीचर ने आपको जो भी डाउट या जो भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है आप उस टीचर से संपर्क कर सकते हैं, ताकि जो भी आपके पास डाउट है वो बना ना रहे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेशन के तहत जो भी क्लास चलेगी आपकी उसको ज्वाइन करिए, ताकि आपको जो भी आपको लाभ हो वो मिल सके, जो क्वेश्चन है आपको वो भी डाउट आप क्लियर हो सके। तो जो नेक्स्ट सेशन है आपका वो अगले टीचर लेंगे, तो बने रहिए वर्धनम एकेडमी के साथ। आपको हर एक सब्जेक्ट की जानकारी मिलती रहेगी। आपको एप्स भी वर्धनम एकेडमी का लॉन्च हो चुका है, आप वहां से जो लाइव क्लासें हैं वो ले सकते हैं और जो कोर्सेज हैं वो आपके वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक आपके जो अगले टीचर हैं वो आपके आते हैं, आप जुड़े रहिए सेशन के साथ ताकि आपको इसका लाभ मिलता रहे।